हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का ESCS कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को अंग्रेजी का ग्रामर बताएंगे जो हाई स्कूल और इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको हम बताएंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद सेंटेंस के प्रकार बताएंगे, उसके बाद आपको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपका अक्षर क्या होता है। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, यानी अक्षर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज लेटर। तो लेटर अगर जो कोई पूछेगा वह अक्षर क्या होता है, तो आपको बताना है वह छोटी सी छोटी ध्वनिका है जिसके टुकड़े ना किया जा सके, उन्हें लेटर या अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, छोटी से छोटी ध्वनिका का मतलब क्या होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ए से लेकर के जेड तक ये सभी के सभी आपके क्या है, लेटर हैं, यानी अक्षर हैं। इनसे छोटा ना कोई अक्षर है ना कोई लेटर है। तो अगर जो कोई पूछेगा अक्षर किससे कहते हैं, लेटर किससे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वह छोटी सी छोटी ध्वनि इकाई जिसके टुकड़े न किया जा सके, उन्हें लेटर या अक्षर कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आपका लेटर के बाद मतलब अक्षर के बाद आपका क्या आएगा, शब्द आएगा। तो अगर जो कोई पूछता है शब्द क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो शब्द आप क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। हम दो अक्षर लें या दो से क्या ले लें, अधिक ले लें, उसको हम क्या करेंगे, मेल लेंगे, मतलब उसको मिलाएंगे तो वह क्या होगा, एक शब्द का निर्माण होगा। जैसे RAM, तो एक अक्षर आर हो गया, दूसरा अक्षर ए हो गया, तीसरा अक्षर क्या होगा, यम हो गया। तो आपका क्या हो गया, राम हो गया, और राम आपका क्या एक शब्द है। तो दो या दो से अधिक अक्षर मिले कि नहीं, और एक शब्द बना कि नहीं, वही आपका क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अगर जो कोई पूछेगा शब्द किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे राम, सीता, गीता, पुनीता, लक्ष्मीना, सब आपका क्या है, दो या दो से अधिक क्या है, शब्द वर्ड मिले हैं, सॉरी लेटर मिले हैं, उसके बाद मिल करके क्या किए, एक शब्द का निर्माण किए हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए हमने राम लिखा है, आप श्याम भी लिख सकते हैं, गीता भी लिख सकते हैं, पुनीता भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट हमने सिर्फ आपको एक ही बताया है। उसके बाद क्या आएगा, आपका सेंटेंस आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो आप क्या बताएंगे, सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या होता है, एक वाक्य का क्या होता है, निर्माण होता है, और जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका क्या हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ये आपका क्या है, वाक्य है, और यह वाक्य है, और इसका क्या पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है कि क्या है, राम विद्यालय जाता है। देखिए, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय जाता है, तो भाई ये आपका क्या है, वाक्य है, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए, आपको पता चल गया राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, आपको पता चल गया है आपका क्या एक वाक्य है। और इसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम में करेंगे। अगर जो हम इसको क्या करेंगे, अव्यवस्थित क्रम में कर देंगे, तो भी क्या होगा, आपका वाक्य सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे आप पहले राम लिख दीजिए, उसके बाद विद्यालय लिख दीजिए, बस इधर उधर का चीज लिख देंगे, तो आपका क्या एक सही अर्थ निकालेगा, नहीं निकालेगा। जब सही अर्थ निकलता है तो भी आपका माना जाएगा, उसका कुछ भाव बनता हो। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, तो भाई अब सीता एक अच्छी लड़की है, तो भाई एक पूरा क्या है, वाक्य है, यानी पूरा सेंटेंस है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। अब सीता लिख दिया जाए, उसके बाद हाय लिख दिया जाए, उसके बाद लड़की लिख दिया जाए, तब अच्छी लिख दिया जाए, इस तरीके से लिखेंगे तो कोई वाक्य, इसका कोई अर्थ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा अक्षर किसे कहते हैं, दो अक्षर किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि का है जिसके टुकड़े ना किया जा सके, उन्हें लेटर या अक्षर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट जो होते हैं, वो सभी के सभी क्या है, आपके अक्षर हैं। उसके बाद शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे राम, श्याम, गीता, टीना, ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी कोला, जो भी हो भाई। उसके बाद वाक्य क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार आप पढ़िए।
सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देखिए। तो सबसे पहले आप जानते भी होंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा होता है आपको पता है। असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इम्परेटिव बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, ऑप्टेटिव बोलते हैं। आप इधर का उधर कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप पहले असर्टिव बोल दीजिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव बोल दीजिए, उसके बाद इम्परेटिव बोल दीजिए, ऑप्टेटिव बोल दीजिए, एक्सक्लेमेटरी बोल दीजिए। आप इधर का उधर कर देंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जब आपको पता चल गया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आपका क्या, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आपका 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को क्या बोलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल, आप जैसे वह जाता है, तो आपका क्या है, सकारात्मक दे रहा है, सकारात्मक वाक्य भी उसको बोलते हैं। वह जाता है, सीता भोजन पकाती है, रीना विद्यालय जाती है। ये आपका क्या सकारात्मक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर जो ऐसे हो जाए, सीता विद्यालय नहीं जाती है, तो नहीं आ गया, नकारात्मक हो गया कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे, आपका एक यहाँ पे लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है, लिखा है ना, राम विद्यालय जाता है, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। क्या हो गया, पॉजिटिव। जैसे राम गोज टू स्कूल, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव का मतलब क्या हो जाए, अगर जो वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए, अगर जो वाक्य के बीच में कौन सा शब्द आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाए, तो भाई निगेटिव हो जाएगा। सिंपल भाषा, अगर जो वाक्य के बीच में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में गया। जैसे यही हो गया, राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो भाई ये नहीं शब्द आ गया। जब नहीं शब्द आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अगर सिंपल अगर जो है नहीं शब्द नहीं आता है, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है वह पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, राम विद्यालय नहीं जाता निगेटिव सेंटेंस। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, राम डज नॉट गोज टू, सॉरी यहाँ पे गो टू रहेगा, ऐसे आई एस नहीं लिखेगा, गो टू स्कूल। तो समझ में आ गया। अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव को मैं अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो आपको पता चल गया असर्टिव के कितने भाग होते हैं, असर्टिव के 2 भाग होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। एक को बोलते हैं सकारात्मक, दूसरे को बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ये हो गया, अगर जो बीच में क्या है, वही सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण कोई वाक्य है, अगर जो बीच में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर जो नहीं शब्द नहीं आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे सीता भोजन पकाती है, तो सीता भोजन नहीं पकाती है, पकाती है तो पॉजिटिव है, नहीं पकाती है तो क्या निगेटिव है। जब निगेटिव हो जाएगा तो आपका नकारात्मक हो जाएगा, अगर जो निगेटिव नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद जब आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया, उसके बाद आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य को सबसे पहले पहचानने का सिंपल तरीका, पूछिए कौन सा तरीका, लास्ट में अगर जो ऐसा चिन्ह है तो हम कहेंगे वह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक। लास्ट में क्या, अगर जो इस तरीके के क्या है निशान लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एच टाइप, दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप। एक को क्या बोलते हैं, एच टाइप, दूसरे को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। एक को कौन सा टाइप बोलते हैं, एच टाइप, दूसरे को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। तो भाई जब आपको पता चल गया एच टाइप और डब्ल्यू एच टाइप, तो अब पहले ये सोचिए एच टाइप किसे कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप किसे कहते हैं। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता हो, तो आपका क्या है, एच टाइप। अगर जो वाक्य के अंदर आता है तो डब्ल्यू एच टाइप। अब क्या सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द है की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है।
तो भाई तुरंत ए, यही हमारा पहचान है। प्रश्नवाचक का क्या है, हमारा यही पहचान है। अगर जो ए है तो कहेंगे प्रश्नवाचक है, अगर जो ए नहीं है तो हम कहेंगे प्रश्नवाचक नहीं है। तो क्या राम विद्यालय जाता है, तो अगर जो क्या को हटा दें तो क्या होता है, राम विद्यालय जाता है। तो हमारा ये जो क्या है यही तो प्रश्न कर रहा है, क्या राम विद्यालय जाता है। जो क्या शब्द है वही आपका क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। यही आपका क्या प्रश्न नहीं उठा रहा है। तो अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, वाक्य के क्या हो, पहले आए हो, तो आप देखेंगे इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के क्या आया, पहले आया है। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, वाक्य के पहले आते हैं, तो आपके क्या होंगे, एच टाइप। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, वाक्य के क्या होते हैं, बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द देखिए वाक्य के बीच में, जैसे राम क्यों विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। देखिए राम क्यों विद्यालय जाता है, राम क्या राम विद्यालय जाता है। तो दोनों क्या आपके प्रश्नवाचक शब्द है ना, दोनों आपका प्रश्नवाचक शब्द। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी जो प्रश्नवाचक शब्द है वह क्या है, बीच में आया है कि नहीं। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आया है। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है, बीच में आता है, तो आपका क्या है, WH टाइप। क्या है, WH टाइप। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, वाक्य के पहले आता है, H टाइप। समझ में आ गया। तो इसको लगाएंगे आप कैसे, लगाने का तरीका। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य कैसा है, किस टेंस में है। तो सबसे पहले टेंस समझेंगे, कौन सा टेंस है भाई, तो भैया प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा है, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगता है, भाई डू या डज लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज लगा दीजिए इसमें। तो राम भाई एक वचन है, DU, डज हो गया राम गो टू स्कूल, हो गया कि नहीं। अब उसके बाद लास्ट में वो वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, होगा कि नहीं। ये तो एच टाइप हो गया। और WH टाइप का हम कैसे इसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले WH टाइप का ये जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है, हो गया कि नहीं। उसके बाद कर्ता के अनुसार इसकी हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। तो कर्ता के अनुसार इसकी सहायक क्रिया क्या है, राम है तो भाई डज है, डज लिख दिए। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, राम हो गया। उसके बाद गो टू स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा एच टाइप का ट्रांसलेशन हम कैसे लगाते हैं, WH टाइप का ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो आपको ये वाक्य समझ में आ गया। अगर जो कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एच टाइप, एक WH टाइप। प्रश्नवाचक शब्द कहा जाए वाक्य के पहले आ जाए तो एच टाइप, वाक्य के बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाएगा, WH टाइप। समझ में आ गया। लगाने का तरीका आपको पता हो गया, कैसे हम इसको सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉरी इसकी ट्रांसलेशन को हम कैसे लगाएंगे। अब देखिए उसके बाद आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आ गया, इम्परेटिव सेंटेंस। आदेश सूचक वाक्य, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आदेश सूचक वाक्य। आदेश का मतलब आपको पता है, आदेश का मतलब क्या आपको पता है, भाई कोई आदेश देता, कहते हैं ना जाओ पानी लाओ एक गिलासा। तब जब कहेंगे इसे एक गिलासा पानी लाओ तो हम क्या कहते हैं, ना लाइफ क्या करवा, कहते हैं कि नहीं। तो भाई ये आदेश सूचक वाक्य है। तो आदेश सूचक वाक्य में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें आदेश दिया जाता है, आदेश सूचक वाक्य। उसके बाद इसमें विनती किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, और परामर्श और इच्छा का पता चलता है। अगर जो ऐसे वाक्यों में ये सब होता है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में गया। अगर जो क्या आप करते हो, विनती करते हो किसी से, क्या करते हो, प्रार्थना करते हो। अगर जो आप किसी को क्या कहते हैं, आदेश देते हो, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब प्रार्थना सूचक वाक्य भी इसको बोलते हैं, सॉरी आदेश सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य। और प्रार्थना सूचक वाक्य भी कह सकते हैं, विनती कर रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं, करने के नहीं। अब देखिए जैसे आप कहते हैं ना, पढ़ाते हैं टीचर तक स्टैंड अप, स्टैंड अप। भाई स्टैंड अप का मतलब क्या, खड़ा हो जाओ। तो भाई आदेश दे रहे, सिट डाउन, सिट डाउन करते हैं कि नहीं। तो यानी बैठने के लिए, यानी इसमें आदेश दिया गया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, लग गया हो तो क्या करिए, मैं आई
गो टू आउट सर। तो आप तो उंगली दिखाएंगे या तो चले जाएंगे वैसे ही। तो भाई यहाँ पे आप विनती कर रहे हैं कि नहीं। फिर जब आप एंट्री लेंगे रूम में तो क्या मे आई कम इन सर, तो भाई जो उसको यस कमिंग या नो कमिंग आप यहाँ पे विनती कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आपके कौन से वाक्य होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। क्लोज आइज, आंख बंद करो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं, जहाँ पे आप आदेश देते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परामर्श देते हैं। अगर जो ऐसे वाक्य हैं तो उन वाक्य को हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ओपन द डोर, शट डाउन, शट डाउन, ओपन द डोर। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक। तो भाई नाम से ये सब विस्मय बोधक, मतलब अगर जो इसके बारे में आप सुनेंगे तो विस्मित हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आता है हर्ष आता है। हर्ष आता है मतलब बहुत शोक की, दुख की बात है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में इस समय रिजल्ट आने वाला है इस समय, अब मान लीजिए किसी का लड़का एको दिन पढ़ने ना गया हो और यूपी टॉप हो गया हो, तो भाई बहुत हर्ष की बात है कि नहीं। तो कहते भाई विस्मृत हो गया, हमारा लड़का दिनों रतिया पढ़ ली, 75 लटक गए, एको दिन ना पढ़ ली, 95 पहुंच गए। तो ऐसे आपके क्या, ऐसे आपको विस्मित कर देंगे। यही आपका विस्मय बोधक है। हर्ष, हर्ष का मतलब क्या था, खुशी। खुशी का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपका लड़का IAS बन जाए, PCS बन जाए, तो खुशी के मारे आप फूलों नहीं समाएंगे, समाएंगे नहीं समाएंगे ना। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे आपको विस्मित कर सकता है। और सो किसी का मुर्गी है मरी है, अब मुर्गी जी लिया, अब का पता चल कि मुर्गी है मरी है, तो बहुत शोक की बात हो जाएगी। किसी का कुत्ता मर जाए, किसी का बकरी मर जाए, किसी के घर के परिवार ना मरे, ऐसी बात, उनका देहांत हो जाए, तो यहाँ पे आपका शोक संदेश आ जाता है कि नहीं, तो आपको विस्मित कर दे सकते नहीं। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, विस्मय बोधक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्मय बोधक। जैसे अलास द कैट डाइड, बहुत दुख की बात है, क्या है, बिल्ली मर चुकी है, मर गई। उसके बाद ओह व्हाट हैव आई डोंट, अरे ये मैंने क्या किया। तो ऐसे वाक्य जो आपके होते हैं ये विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए विस्मय बोधक का एक पहचान है भाई, यूं अगर जो चिन्ह लास्ट में लगा रहेगा, लास्ट में क्या होगा, शब्द के बाद में ये जो लगा, जैसे एलास हो गया, आहा हो गया, ये सब के सभी क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं। मतलब एक्सक्लामेटरी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको नरेशन पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको पांचों सेंटेंस के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इसको हम पूरी जानकारी दे सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाना है, नरेशन पढ़ाना है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए आपको विस्मय बोधक वाक्य आपको समझ में आ गया। जैसे अब कोई कह दे संतोष सर जी 75 रोटी खा लिए, तो भाई जहाँ 3 से 4 रोटी खाने वाले इंसान 75 रोटी खा लेंगे तो विस्मृत कर देंगे कि नहीं अपने आप को। आप जिससे कहेंगे, आप कह दीजिए आप एक बच्चा 2 साल का है 5 लीटर दूध पी लिया एक ही दिन में, तो भाई यह क्या है, विस्मय बोधक है कि नहीं। समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या था, इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, इच्छा। 5वां क्या है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक का मतलब क्या है, इच्छा का मतलब क्या है, मान लीजिए आप नमस्ते करते हैं तो जोर जबरदस्ती तो थोड़ी ना आप आशीर्वाद देंगे, इच्छा से वादेगा कि नहीं। मान लीजिए आप किसी से दान मांग रहे हैं तो अपनी जबरदस्ती थोड़ी ना कह दीजिए मुझको 10 बीघा दीजिए, अरे भाई उसको एक मंडी का है तो एक ही मंडी देगा। आप 75 किलो मांग लीजिए, कह दीजिए हमें 75 किलो, भाई भीख मांगने है कि हम 75 किलो लेंगे, तो वह देगा। तो जितना इच्छा रहेगा उतना ही देगा ना। तो इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें जो आपका होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा, किसी को आप धन्यवाद देते हैं, किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं आप प्रकट कर, जैसे कोई नमस्ते क्या खुश रहिए, इच्छा प्रकट हुआ तभी तो आप खुश किए। मान लीजिए कोई भिखारी आ गया भीख देने के लिए, तो आप उसको वो कहेगा हमको 75 किलो दीजिए, तो आप देंगे, आपको जो इच्छा होगा वही देंगे कि नहीं। ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। समझ में आया। जैसे आप किसी को वरदान दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं,
ठीक है, किसी को दान दे रहे हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग, अरे भगवान आपकी उम्र क्या करे, हजारों साल करें। भाई ये फोर्स देकर के थोड़ी ना कहेंगे कि तो भैया हम 1000 साल जिए, ऐसा आप कुछ नहीं, उसका इच्छा होगा तभी आपको आशीर्वाद देगा, नहीं तो नहीं दे सकता। जैसे मे यू सक्सेड, ईश्वर क्या कामना करता, भगवान कहा था तू सफल हो जाए एकदम, तो सफल हो जाइए भाई। इस तरीके से जो वाक्य आते हैं क्या होते हैं, इस सभी के सभी क्या आपके इच्छा सूचक वाक्य हैं, जो अपने इच्छा के अनुसार बोलते हैं। ठीक, आपके 5 सेंटेंस क्या हो गए, समझ में आ गए। ठीक है, अब आपको हम क्या बताएंगे नरेशन में, जो आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, हम आप लोग को अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताएंगे। तो अब हम लोग जैसे किसी से बात करते हैं ना, तो हम उस वाक्य को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लोग आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, उस चीज़ों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक को डायरेक्ट बोल सकते हैं, दूसरे को क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी ऐसे कभी कुछ होता है तो कहते कहे हो तो कहना हो तो कहिए डायरेक्ट कहिए, इनडायरेक्टली हमें घुमा के मत कहिए, हमको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों रख देना, क्या बोलता है, डायरेक्ट स्पीच बोलता है। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर जो आप कोई कह रहा है उसको हम वैसे का वैसे रख देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर जो वही वक्ता जो बोल रहा है उसको घुमा फिरा करके मतलब अपने शब्दों में अगर जो कहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या किसे कहते हैं, वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर जो वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम अंग्रेजी में हम कैसे इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे को बोलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और क्या बोलते हैं दूसरे को, रिपोर्टेड स्पीच। पहले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टर कामा है, आपका इन्वर्टर कामा है ना, तो इसके जो बाहर का जो भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं इसी को हम, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, ये आपका क्या रिपोर्टिंग स्पीच, जैसे क्या है, राकेश सेड टू मी, राकेश मुझसे कहा, यू आर माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। राकेश मुझसे कहा कि वह मेरा क्या है, मित्र है। तो आपका जो इन्वर्टर कामा है ना, इन्वर्टर कामा के बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टर कामा के अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया। अब देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये भी क्या है, 3 तरीके से है। क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा बचा हुआ है, कौन कौन सा, देखिए ये भी आपका क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्या है, स्पीकर। पहला क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है, वक्ता। तो आपका राकेश, RAKESH, राकेश। राकेश आपका क्या है, स्पीकर है। स्पीकर क्या है, नहीं वक्ता है। राकेश क्या आपका वक्ता है, क्या हो गया, स्पीकर हो गया। दूसरा क्या है, साइड। साइड मीन्स क्या होता है, कहना, आप कहा होता है, आपको पता है। ये जो आपका साइड है, साइड को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका साइड है, आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या, स्पीकर। ये आपका क्या है, स्पीकर। स्पीकर राकेश आपका क्या वक्ता है, मतलब राकेश क्या है, कह रहा है। और आपका ये सेड टू आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग कर रहा है। और उसके बाद क्या है, टू मी। टू मी आपका क्या है, टू मी। टू मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अगर जो कोई पूछेगा रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच को आप कितने भागों में व्यक्त किया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम कितने भागों में व्यक्त किए हैं, 3 भागों में व्यक्त किए हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है,
इन्वर्टर कामा के बाहर का जो भाग होता है, भाई आपका इन्वर्टर कामा है, इन्वर्टर कामा के बाहर का, कामा से पहले वैसे, कामा से जो पहले का जो भाग होता है इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वह कितने प्रकार के, तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्पीकर होता है, दूसरा क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तीसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका क्या है, राकेश सेड टू मी, राकेश आपका क्या स्पीकर है, राकेश क्या आपका वक्ता है, और सेड टू आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी क्या है, टू मी आपका क्या ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच आपको समझ में आ गया। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टर कामा के अंदर का जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टर कामा के जो अंदर का जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आपको समझ में आ गया, ना समझ में आ गया। उसके बाद आपको तो पता चल गया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताए हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को क्या करते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो कामा उमा लगा है इन्हीं सबको क्या करना, हटा देना है। अब कैसे हटाएंगे उसके कुछ नियम होते हैं। तो ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। और जो अगला जो आपको पूरा नियम, आपको जो 5 सेंटेंस बताया गया है उसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो, आपको मतलब पॉजिटिव का, अफर्मेटिव का अलग हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का अलग बना देंगे, इम्परेटिव का अलग, ऑप्टेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का, इस तरीके से सबका एक एक वीडियो बन जाएगा। तो आपको समझने में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे राकेश सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। तो राकेश आपका क्या करता है, मतलब स्पीकर है। तो राकेश RAKESH, राकेश हो गया। अब देखिए किस टेंस में है, सेड टू को हम किस में बोलते हैं, टोल्ड में। किस में, टोल्ड में, TULD। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ये सब चीजें आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे आगे। सेड टू को किस में, टोल्ड, उसके बाद क्या है, मी है। समझ में आ गया। अब कामा को हटाएंगे, क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि हर एक जगह हम सेड टू में ही चेंज करेंगे, हर एक जगह हम डेट ही का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा अलग अलग चीजों में आपको चेंज करना रहेगा, ठीक है। बस आपको एक एग्जांपल बताया जा रहा है इसी की, ठीक है। हो गया, राकेश सेड टू मी डेट, कामा हट गया कि नहीं। अब देखिए कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो भाई फर्स्ट पर्सन आई और बी क्या फर्स्ट पर्सन है, यू क्या सेकंड पर्सन है, और सभी जितने ही दिस डेट जितने भी नाम आते हैं वो क्या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू है ना, ऑब्जेक्ट आपका आई है, सॉरी मी है, इसका क्या हो गया, आई हो गया, हो गया ना। अब देखिए क्या पास्ट में है, तो अभी किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो आई का क्या हो गया, वाज हो गया कि नहीं। आपका माई है, माई के स्थान पे क्या हो गया, हिज हो गया, क्या हो गया, हिज हो गया, हिज, FRIEND। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों रख देना क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने भागों में व्यक्त करना, ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टर कामा के पहले का जो भाग होता है उन्हें क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टर कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उनके 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्पीकर है, दूसरा क्या है, सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा क्या है, रिपोर्टेड सॉरी ऑब्जेक्ट है, और जो अंदर का भाग है उनको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टर कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राकेश सेड टू को किस में, टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी हो गया। कामा को हटाएंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे। यू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन है, तो आई का मी हो गया, आई हो गया, मी का आई हो गया, वाज हो गया, हिज हो गया, उसके बाद फ्रेंड हो गया। समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम क्या करें, तुरंत आपका जो वीडियो इसका असरेटिव सेंटेंस का कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको हम क्या करें, तुरंत अपलोड करें, ठीक है।